ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। यह खैर काफ़ी मुश्किल सा और टेक्निकल सा नाम है। आप सादा अल्फाज में इसे बीपी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। बीपी ऑपरेटर्स डिजिटल भी होते हैं और मैनुअल भी। डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स आपको खुद ही बीपी चेक करके देते हैं और उनके डिस्प्ले पर रीडिंग लिखी हुई आ जाती है। अलबत्ता ये तब सही रीडिंग दे सकते हैं जब मरीज़ का बाजू आराम से एक जगह पर पड़ा हो और ज़्यादा हरकत ना कर रहा हो, क्योंकि बाजू की हरकत से उनका सेंसर गलत रीडिंग दे सकता है। दूसरी तरफ मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मरकरी वाले, दूसरे होते हैं डायल और नीडल वाले। दोनों टाइप्स को इस्तेमाल करने का बेसिक प्रिंसिपल सेम है। आज हम डायल और नीडल वाले बीपी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना सीखते हैं। ये आप डायल और नीडल वाला बीपी ऑपरेटर्स देख सकते हैं। ये इसका कफ है, ये बल्ब है। बल्ब की मदद से हम कफ के अंदर एयर को भर सकते हैं। ये इसका वेल्व है। वेल्व की मदद से हम कफ से एयर रिमूव कर सकते हैं। इसका कफ कम्प्लीटली ओपन नहीं होता और इसका डिज़ाइन सिंगल ट्यूब वाला है। दूसरे डिज़ाइन भी मिलते हैं जिनका कफ कम्प्लीटली ओपन हो जाता है और जिनमें 2 ट्यूब्स होती हैं। डिज़ाइन कोई भी हो, इन सब को इस्तेमाल करने का बेसिक तरीका एक जैसा ही होता है। अगर आप किसी भी एक डिज़ाइन का मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स चलाना सीख लेंगे तो आप बाकी के डिज़ाइन भी बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स से ब्लड प्रेशर हम 2 तरीकों से चेक कर सकते हैं। एक तरीका होता है ऑस्कल्टेटरी मेथड, दूसरा तरीका होता है पल्पेटरी मेथड। अब दोनों को हम एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या क्या है। पहला तरीका है ऑस्कल्टेटरी मेथड। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है स्टेथोस्कोप की मदद से आवाज़ को सुनना। लिहाजा ये ऐसा तरीका है जिसमें आपको स्टेथोस्कोप चाहिए होती है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और भरोसेमंद तरीका है। ब्लड प्रेशर की ऊपर वाली रीडिंग को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जबकि नीचे वाली रीडिंग को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस तरीके की मदद से हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर मालूम कर सकते हैं और इससे हमें एक्यूरेट रीडिंग्स मिल जाती हैं। चलें इसे देखते हैं। पेशेंट को पहले देख लें कि उसकी लेग्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो स्टेयर्स वगैरह चढ़ कर फ़ौरन ना आया हो या ज़्यादा वॉक वगैरह करके ना आया हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में रीडिंग्स थोड़ी ज़्यादा आ सकती हैं। पेशेंट रिलैक्स्ड होना चाहिए। बाजू और दिल का लेवल रफली सेम होना चाहिए। अगर पेशेंट के बाजू पर से स्लीव ऊपर हो तो बेहतर है। अगर स्लीव मोटी नहीं है तो स्लीव ऊपर किए बगैर भी ब्लड प्रेशर एक्यूरेसी से चेक किया जा सकता है। सबसे पहले देख लें कि कफ में एयर ना हो। अगर एयर हो तो कफ को प्रेस करके एयर रिमूव कर लें। उसके बाद डायल पर मौजूद नीडल को चेक कर लें। नीडल 0 पर होनी चाहिए, तब सही रीडिंग आएगी। अगर ये 0 पर नहीं है तो इससे ठीक कर लें। अगर ठीक करना मुमकिन ना हो तो ये नोट कर लें कि नीडल 0 से कितनी दूर है और उससे अंदाज़ा लगा लें कि रीडिंग कितनी ऊपर नीचे आएगी। मिसाल के तौर पर अगर नीडल स्टार्ट में 0 की बजाय 10 पर है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 120 रीडिंग आने का मतलब है ओरिजिनल रीडिंग 110 है। अगर आपकी स्टेथोस्कोप डबल साइडेड है तो उसको भी चेक कर लें। इसके चेस्ट पीस पर लगे लार्ज डायफ्राम को आराम से टैप करके सुन लें। अगर आवाज़ आ रही हो तो इसका मतलब है ये साइड ओपन है। अगर टैप करने से आवाज़ ना आए तो चेस्ट पीस को इस तरह घुमा लें। इस तरह रोटेट करने से लार्ज डायफ्राम साइड ओपन हो जाएगी और टैप की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स टैप करके स्टेथोस्कोप को चेक करने वाले काम को अपनी आदत बना लें, अपना रिफ्लेक्स बना लें, क्योंकि बाद औक़ात एग्जाम में जानबूझकर उन्होंने लार्ज डायफ्राम वाली साइड को बंद करके रखा और ऐसा ना हो कि आप बंद डायफ्राम से आवाज़ें सुनने की एक्टिंग करते रहें और एग्जामिनर आपको मुस्कुराकर फेल कर दे। कफ को बाजू के गिर्द बांध लें। कफ को बाजू की क्रीज से तकरीबन 2 फिंगर्स के फासले पर बांध लें। बाजू की क्रीज के बिल्कुल दरमियान से मामूली सा अंदर की तरफ आप अपनी स्टेथोस्कोप को रखें, क्योंकि यहाँ से ब्रेकियल आर्टरी गुजर रही होती है और हमने उसी की पल्स सुननी है। स्टेथोस्कोप रखने के बाद आप कफ को इन्फ्लेट करें, यानी कफ में एयर भर लें। 180 या 200 तक इन्फ्लेट कर लें। फिर आप वेल्व की मदद से आहिस्ता आहिस्ता कफ को डिफ्लेट करें, यानी इसमें से एयर को रिमूव करें। वेल्व को एकदम ज़्यादा नहीं घुमाना, वरना एयर एकदम रिमूव हो जाएगी, बल्कि वेल्व को इस तरह रोटेट करना है कि नीडल स्लो स्पीड से 0 की तरफ आती जाए। नीडल 1 सेकंड में तकरीबन 2 डिग्री नीचे आनी चाहिए। जब नीडल 0 की तरफ आ रही होगी तो एक टाइम आएगा जब आपको पल्स की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपको पल्स की आवाज़ सुनाई दे आप रीडिंग नोट कर लें। ये रीडिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी ब्लड प्रेशर की ऊपर वाली रीडिंग है। आप उसी तरह कफ को डिफ्लेट करते रहें, नीडल मजीद नीचे आती जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब आपको पल्स की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। जहाँ पर आवाज़ आना बंद हो जाए उस रीडिंग को भी ध्यान में नोट कर लें। ये रीडिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी ब्लड प्रेशर की नीचे वाली रीडिंग है। इस तरह आप ब्लड प्रेशर की दोनों रीडिंग नोट कर सकते हैं। फर्ज करें आपको 110 पर पल्स सुनाई देना शुरू हुई थी और 70 पर आपको उसकी आवाज़ आना बंद हो गई थी, तो आप रीडिंग को इस तरह लिखेंगे 110/70 मिलीमीटर मरकरी। ये मिलीमीटर मरकरी जो है ये ब्लड
प्रेशर का यूनिट है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप पेशेंट की फाइल पर ब्लड प्रेशर की रीडिंग डालने के बाद उसके आगे यूनिट भी लिखा करें। कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में ऑस्कल्टेटरी गैप या साइलेंट गैप भी मौजूद होता है। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दरमियान कुछ रेंज ऐसी होती है जिसमें आपको पल्स की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन उससे ऊपर और नीचे सुनाई दे रही होती है। लिहाजा अगर ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त दरमियान में थोड़ी देर के लिए पल्स की आवाज़ गायब हो जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बाद औक़ात ऐसा हो जाता है। ये बाद ब्लड प्रेशर के मरीजों में खून की नालियाँ सख्त होने की वजह से होता है। दूसरा तरीका है पल्पेटरी मेथड। पल्पेट करने का मतलब होता है हाथ लगाकर महसूस करना। लिहाजा ये ऐसा तरीका है जिसमें आपको स्टेथोस्कोप नहीं चाहिए होती, बल्कि आप अपनी फिंगर्स से कलाई की नब्ज़ चेक करके ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं। इसके लिए आप कफ को बाजू के गिर्द बांध लें, फिर आप अपनी फिंगर से पेशेंट की रेडियल पल्स यानी कलाई की नब्ज़ चेक करें। जब आपको नब्ज़ महसूस हो तो आप अपनी फिंगर्स को उसी जगह स्टेबल रखें और कफ को 180 या 200 तक इन्फ्लेट कर लें। फिर आप कफ को आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट करें। नीडल आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ आती जाएगी। जैसे ही आपको पल्स महसूस होना शुरू हो उस रीडिंग को नोट कर लें। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, यानी ऊपर वाली रीडिंग। याद रखें कि इस नब्ज़ वाले तरीके से हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर सकते। बाद लोग समझते हैं कि इससे हम ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि नब्ज़ में खून का बहाव पहले तेज महसूस हो रहा होता है और बाद में ये बहाव नॉर्मल महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखें कि जहां पर नब्ज़ महसूस होना शुरू होती है वो रीडिंग तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, लेकिन जहां पर नब्ज़ का बहाव तेज से नॉर्मल हो जाता है वो रीडिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग नहीं है। इसलिए हम इस तरीके से सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मालूम कर सकते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मालूम नहीं कर सकते। मज़ीद ये कि इस तरीके से रीडिंग ओरिजिनल रीडिंग से 5 से 10 मिलीमीटर मरकरी कम आती है। अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मल लोगों में ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स कितनी होनी चाहिए। आपकी ऊपर वाली रीडिंग 120 से कम होनी चाहिए और नीचे वाली रीडिंग 80 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग 120/80 से कम है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। आप स्क्रीन पर ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ रीडिंग्स देख सकते हैं। डॉक्टर्स ये रीडिंग नोट कर लें। ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की 2017 की गाइडलाइंस हैं। इसके मुताबिक अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 है तो आपको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, यानी आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है तो आपको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ होने की सूरत में फालज का अटैक हो सकता है, या थोड़ा थोड़ा तेज़ भी अगर लंबे अरसे के लिए रहे तो इससे दिल और गुर्दों पर असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इस टॉपिक पर हम दूसरी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आप मज़ीद आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।